नमस्कार साथियों, जैसा कि आपका यह नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है समायोजन प्रविष्टियाँ, जिसमें लास्ट वीडियो में समायोजन प्रविष्टियों के बारे में चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। उस वीडियो में पढ़ चुके थे कि समायोजन प्रविष्टियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समायोजन प्रविष्टियाँ क्या होती है और समायोजन प्रविष्टियों में समायोजन किस प्रकार से किए जाते हैं, उनमें कौन-कौन सी मदें होती है। जिसमें से लास्ट वीडियो में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पढ़ चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्वायर्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स यानी 7 मदों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से यानी ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, अलग वीडियो है, पार्ट 1 में 7 टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं तथा आज से आपका मूल्यह्रास से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मूल्यह्रास के बारे में किस प्रकार से समायोजन करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका ये मूल्यह्रास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कि मूल्यह्रास होता क्या है? जैसा कि व्यापार में संपत्तियाँ होती है, अब संपत्तियों में जो आपकी मशीनरी है, प्लांट है और जो भी स्थायी संपत्तियाँ हैं, उनमें एक निश्चित घिसावट होती है या ह्रास होता है, तो ह्रास के संबंध में जो अंतिम खाते तैयार करते हैं, उस संबंध में किस प्रकार से समायोजन किए जाते हैं। तो एंट्री तो होती है इस संबंध में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट। पर्टिकुलर में जो आपके असेट्स है, जैसे मान लीजिए मशीनरी है, बिल्डिंग है, जो भी है, उस मशीन का नाम, उस पर्टिकुलर असेट्स का नाम इसमें आ जाएगा। तो जितना डेप्रिसिएशन आपका लगा है, वो डेप्रिसिएशन की राशि इसमें आ जाएगी। अब जो आपका डेप्रिसिएशन लगा है, उसमें आपको पता है कि पिंडल में इनडायरेक्ट मदों को शामिल करते हैं, यानी इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, उनको शामिल किया जाता है पिंडल अकाउंट में तथा ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन है, वो अप्रत्यक्ष खर्चा है, अप्रत्यक्ष व्यय है, तो इसको पिंडल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें एक नोट दे रखा है, मूल्यह्रास से संपत्ति का मूल्य कम होता है। जैसा कि आपको पता है, इसके बारे में डेप्रिसिएशन वाला एक चैप्टर सेपरेट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो संपत्ति का किस प्रकार से मूल्यह्रास लगाया जाता है, कौन-कौन सी विधियों से लगाया जाता है, उसका विस्तार से अध्ययन आप डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में कर सकते हैं। तो मूल्यह्रास से संपत्ति का मूल्य कम होता है, अतः इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति की राशि में से घटाया जाता है। यानी जो आपकी संपत्ति है, मान के चलो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मूल्य आपका 10 लाख था, अब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में उसका मूल्य 9 लाख रह गया। तो जो आपकी बैलेंस शीट में संपत्ति साइड में जो संपत्ति का मूल्य 10 लाख है, उसमें से जो डेप्रिसिएशन लगा है उसको माइनस कर देंगे, तो आपकी संपत्ति उस निश्चित तिथि को 9 लाख रुपए की संपत्ति रह जाएगी। नेक्स्ट बात करें डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस प्रकार से करते हैं एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखो साथियों, इसमें जो आपके जो डूबत एवं संदिग्ध ऋण होते हैं, वे ऋण होते हैं जिनका भविष्य में आपको उनका पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो इस संबंध में उधार विक्रय की दशा में जो आपके डेटर्स होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। यानी उधार विक्रय की दशा में देनदार 3 प्रकार के होते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। एक तो होता है आपका अच्छे देनदार, एक होते हैं संदिग्ध देनदार, एक होते हैं डूबत ऋण अथवा अशुद्ध ऋण। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि अच्छे देनदार कौन से होते हैं, संदिग्ध देनदार कौन से होते हैं तथा डूबत ऋण तथा अशुद्ध ऋण देनदार कौन से होते हैं। अच्छे देनदार तो वे व्यक्ति होते हैं जिनसे पूरा पैसा वसूल किया जा सकता है उधार विक्रय की दशा में। मान के चलो आपने 20,000 का उधार विक्रय किया है, 20,000 रुपए अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो वो अच्छे देनदार कहलाते हैं। संदिग्ध देनदार वे देनदार होते हैं जिनमें से या तो पूर्ण राशि या आंशिक राशि प्राप्त नहीं होती है, यानी आंशिक राशि प्राप्त होती है, जैसे 20,000 में से आपको 10,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो वो एक तरह के संदिग्ध देनदार हो जाएंगे। डूबत ऋण अथवा अशुद्ध ऋण यानी ऐसे देनदार जिनकी संपूर्ण राशि वसूल नहीं की जा सकती, वे एक तरीके से डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण कहलाते हैं। अब इसकी एंट्री करेंगे, अगर आपका बैड डेब्ट होता है तो उस संबंध में जब भी आपका डूबत ऋण हो जाता है, साथ ही आपको पता है कि जो देनदार खाता है होता है, डेटर्स अकाउंट्स होता है, उसको बंद कर दिया जाता है। जितनी डूबत ऋण की राशि है, उस राशि से बंद कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट एंड डेटर्स पर्सनल अकाउंट में जिस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है, संस्था कंपनी का नाम आ जाएगा। अब खाता इसमें बंद कर दिया गया है, यानी आपने डूबत ऋण मान लिया और आपने खाता उसका बंद कर दिया। ठीक है, फिर बाद में आप जो डूबत ऋण की राशि है उसको आप पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बैड डेब्ट्स आपका पी&एल का मद है, यानी अप्रत्यक्ष व्यय है, तो पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट साइड में तो एंट्री हो जाएगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट हो जाएगा। जितनी राशि का आपका डूबत ऋण हुआ है उतनी राशि इसमें आ जाएगी। अब इसमें एक नोट दे रखा है कि बैड डेब्ट्स को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध देनदारों में से घटाकर दिखाया जाता है, यानी जो आपके सन्डी डेटर्स होते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड में, उनमें से जो राशि होती है, जितना आपका बैड डेब्ट्स हुआ है, डूबत ऋण हुआ है, उस राशि को विविध देनदारों में से घटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें कि संदिग्ध देनदारों के लिए आयोजन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए व्यापार में ये निश्चित नहीं होता है कि आपने जितना विक्रय किया है, उधार विक्रय किया गया है, वो संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाए। उस संबंध में सही लाभ हानि याद करने हेतु और लेखांकन मानकों परंपराओं का पालन करने हेतु उस संबंध में आपको एक आयोजन बनाना पड़ता है। आयोजन यानी प्रोविजन बनाना पड़ता है कि हो सकता है कि व्यापार में भविष्य में इतने व्यक्तियों से पैसा नहीं वसूला जा सके, तो उस संबंध में व्यापार द्वारा पहले से प्रावधान बना लिया जाता है कि आगामी समय में किस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो उस संबंध में आप देनदारों के लिए आयोजन के लिए एक खाता खोलेंगे, तो उसमें इन्वेंट्री हो जाएगी आपकी पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी पी&एल अकाउंट में या डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है
ठीक है, ये तो हो गया। अब भविष्य में आपका आपका जो बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है, आपने एंट्री कर दी, ठीक है। लेकिन आपको फ्यूचर में इन फ्यूचर में अगर वो राशि प्राप्त हो जाती है, या तो पूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है, आंशिक राशि, पार्शियल राशि जितनी भी प्राप्त होती है, उस समय में एंट्री हो जाएगी आपकी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट, यानी नया अकाउंट ओपन कर देंगे, बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट के नाम से ओपन कर दिया जाएगा। तो अगर आपको नकद प्राप्त हो रहा है तो कैश कर देंगे, अगर चेक से प्राप्त हो रहा है बैंक कर देंगे, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट कर देंगे, ठीक है। अब ये आपके लिए एक तरीके से प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। तो इस संबंध में बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। और इसमें एक संबंध में एक एंट्री और होती है कि आप इसको पी&ल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर पी&ल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, तो सीआर साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डाउटफुल डेब्ट्स आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ऊपर बात कर चुके हैं कि जो डूबत ऋण पर देनदारों के लिए प्रोविजन किस प्रकार से बनाया जाता है। अब बात करेंगे देनदारों पर बट्टा आयोजन किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, देनदारों को बट्टा कैसे दिया जाता है कि शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु जब भी आप माल को उधार बिक्री करते हैं, ठीक है, यानी उधार बिक्री करते हैं, तो उस संबंध में शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु जो देनदार होते हैं उनको जो प्राइस वैल्यू होती है वस्तु की, उस पर एक निश्चित दर से बट्टा दिया जाता है, उसको ही देनदारों पर बट्टा कहा जाता है। अब इस संबंध में एंट्री हो जाएगी, तो क्योंकि आप बट्टा दे रहे हैं देनदारों को, तो आपके लिए ये स्वाभाविक है कि व्यापार के लिए ये लॉस लॉस है। क्या है? लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो इसको डेबिट साइड में पी&ल के डेबिट साइड के मध्य में इसको लिख देंगे, तो एंट्री हो जाएगी पी&ल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। जितनी राशि से आपने बट्टा दिया वो राशि इसमें आ जाएगी। अब इस राशि को पी&ल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, आप क्या करेंगे? पी&ल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी पी&ल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। आपने कितना डिस्काउंट दिया है, यानी प्रोविजन तो आपने कितने का बनाया है वो राशि इस ऊपर वाली एंट्री में आ जाएगी, और जितनी राशि का आपने डिस्काउंट दिया है वो राशि पी&ल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट में आ जाएगी, यानी पी&ल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी डेबिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पिछले वर्ष का बट्टा आयोजन खाते का शेष दिए जाने पर, यानी क्वेश्चन में अगर आपको पिछले वर्ष के बट्टे यानी देनदारों पर बट्टे आयोजन के खाते का शेष दे रखा है, तो उस संबंध में एंट्री होगी आपकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट आ जाएगा। जितनी राशि का शेष दे रखा है वो राशि इसमें आ जाएगी। और नेक्स्ट बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से देखें। अंतर की राशि पी&ल के जमा पक्ष में ट्रांसफर करने पर, यानी जो वेरियांस की राशि है उसको आप अगर पी&ल में ट्रांसफर करेंगे, तो नए बट्टे के आयोजन की राशि से ज्यादा होने पर, यानी जो आपने नया बट्टा बनाया पुराना बट्टा का शेष है, अगर उससे ज्यादा राशि है तो उस समझ में एंट्री हो जाएगी आपकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पी&ल अकाउंट। क्या हो जाएगी? पी&ल में शेयर हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करें लेनदारों पर बट्टा संचय, यानी ऊपर तो बात कर चुके हैं देनदारों पर, लेकिन लेनदारों पर इसका विपरीत होता है। मान के चलो आपके व्यापार में कोई लेनदार है, यानी आपसे आपको किसी अन्य व्यक्ति को या कंपनी को संस्था को पैसा चुकाना है। कितना चुकाना है? उदाहरण के तौर पर 50,000 चुकाने हैं। अब ये जरूरी थोड़ा है कि आप उनमें से अपनी मन आपकी इच्छा से या मन मर्जी से आप उसको 40,000 दें। वो व्यापारी के ऊपर या संबंधित व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको या तो बट्टा दे या संपूर्ण राशि वसूल कर सकता है। तो इस संबंध में व्यापारी द्वारा लेनदारों को शीघ्र भुगतान करने पर बट्टा प्राप्त होता है, यानी जो व्यापारी होता है, जो उसके लेनदार होते हैं जिससे वो माल खरीदा है उधार माल, तो उनसे शीघ्र भुगतान करने पर भी उनको बट्टा प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से देनदारों पर व्यापारी द्वारा यानी व्यापार द्वारा बट्टा दिया जाता है, उसी से अगर वो भी किसी अन्य संस्था से माल खरीदता है तो वो शीघ्र भुगतान करता है, तो उस समय उसको भी बट्टा प्राप्त हो सकता है, जो व्यापार के लिए फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। तलपट में लेनदार बट्टा संचय की राशि होने पर ट्रांसफर करना, यानी अगर तलपट में आपने लेनदारों पर बट्टा संचय की राशि का प्रोविजन बना रखा है, तो उस समय में आपकी एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी जितनी राशि से आपने बट्टा आयोजन कर रखा है, ठीक है। अब पी&ल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये पी&ल की मदद होती है, तो आपके लिए फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है। फायदा होगा तो आप स्वाभाविक है पी&ल के शेयर में जाएंगे, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू पी&ल अकाउंट हो जाएगा। जितना आपको बट्टा मिला है वो राशि शेयर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, बट्टा अगर ज्यादा मिला है, बट्टा आधे के होने पर, तो पी&ल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट आ जाएगा, पी&ल के डेबिट में कर देंगे। और इसमें एक नोट दे रखा है कि लेनदारों पर बट्टा संचय रूढ़िवादिता परंपरा का उल्लंघन है। देखिए साथियों, जो रूढ़िवादिता परंपरा होती है उसके अनुसार सिर्फ आप स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य बाजार मूल्य से कंपेयर कर सकते हो, या आप देनदारों पर बट्टा आयोजन कर सकते हैं, या मशीनरी पर आप डेप्रिसिएशन का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेनदार होते हैं, लेनदार व्यापार के लिए दायित्व होता है, तो उस पर आप किसी प्रकार का बट्टा आयोजन नहीं बना सकते हैं, अतः व्यवहार में संचय नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम आयोजन की प्रबंध की पारिश्रमिक मैनेजरियल रेमुनरेशन की। देखिए, मैनेजर रेमुनरेशन क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको वेतन के अतिरिक्त लाभों में भी हिस्सा दिया जाता है। यानी कई कंपनियों में मैनेजर्स को वेतन दिया जाता है, उसके साथ साथ में उनको जो प्रॉफिट होते हैं उनमें हिस्सा भी दिया जाता है, तो ये कमीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कमीशन कहलाता है। और यह एक तरह से अदत्त व्यय होता है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है या कहलाता है।
इस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट कर देंगे, जितनी राशि का आप कमीशन दे रहे हैं। अब कमीशन की गणना किस प्रकार से करेंगे, इसमें दो स्थिति होती है। एक तो लाभों से पूर्व कमीशन किस प्रकार से देंगे, ये होता है कमीशन के बाद लाभों में किस प्रकार से आप कमीशन देंगे। तो कमीशन दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो दिया जाता है लाभों से पूर्व, एक दिया जाता है कमीशन के बाद लाभ कितने हो रहते हैं उससे, ठीक है। तो गणना करेंगे तो कमीशन से पूर्व का लाभ इंटू कमीशन दर इंटू 100 कर देंगे, यानी 100 से भाग दे देंगे। और अगर कमीशन के बाद आप लाभ याद कर रहे हैं तो उस संबंध में आपका सूत्र हो जाएगा कमीशन से पूर्व का लाभ इंटू कमीशन दर अपॉन 100 प्लस कमीशन दर कर देंगे। अगर आपकी दर 10% है तो यहाँ पे 100 प्लस 10 कर देंगे, 110 रुपया, 110 आपका नीचे डिवाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें पसंदगी पर माल भेजना, यानी सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। देखिए पसंदगी पर माल भेजने का तात्पर्य यह होता है कि व्यापारी द्वारा जो विक्रेता होता है, यानी जो सॉरी क्रेता होता है, उसको माल भेजा जाता है कि अगर उसको पसंद आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको पसंद नहीं आता है तो वो माल को वापस भी कर सकता है। तो इस संबंध में होता है क्या है कि व्यापारी द्वारा कई बार उस माल की बिक्री की एंट्री कर ली जाती है, लेकिन वो माल स्वीकृति उसके द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है अंतिम खाते बनाने तक, यानी वो माल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस समय रिवर्स एंट्री करनी होती है। देखिए कैसे करते हैं, माल इस शर्त पर भेजा जाता है कि ग्राहक को पसंद नहीं आने पर व्यापारी को वापस लौटा दे, लेकिन ग्राहक की कोई स्वीकृति नहीं आती है तो इसे विक्रय नहीं माना जाएगा। इसे गलती से विक्रय माना जाने पर सुधारात्मक प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। देखो आपने शुरुआत में तो इसकी एंट्री कर दी, क्या कर दी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स शेयर हो गया, आपने माल भेज दिया, लेकिन आपने पसंदगी पर माल भेजा था, अब वो संबंधित क्रेता द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया गया है, या उसके अंतिम खाते बनाने तक अंतिम वर्ष तक स्वीकृति नहीं दी गई है कि मैंने ये माल एक्सेप्ट कर लिया है, यानी मैं इस माल को खरीद रहा हूँ। तो आपने तो सर्वप्रथम उसकी एंट्री कर दी बेचने की, अब इसको सुधारात्मक प्रविष्टि करेंगे, समायोजन करेंगे, तो आपको विपरीत करना होगा। तो एंट्री होगी आपकी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, यानी कितने का आपने माल भेजा था, या अगर वो आंशिक रूप से उसको स्वीकार करता है या पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है, जो भी स्थिति है उस हिसाब से राशि आ जाएगी। अगर वर्ष के अंत तक स्वीकृति प्राप्त हो जाए, अगर वर्ष के अंत तक अगर उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो उस समय एंट्री हो जाएगी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी आपकी एंट्री वास्तविक एंट्री ये होनी चाहिए सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगी, जितनी राशि की या जितनी माल की राशि का वो स्वीकृति दे रहा है, ठीक है। अगर स्वीकृति नहीं देता है तो इसकी विपरीत एंट्री ऊपर वाली एंट्री हो जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट बात करें आकस्मिक हानियों की। देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह इसको देखें। आकस्मिक हानियां एक्सीडेंटल लॉसेस क्या होती है। देखिए अब आपकी व्यापार में कई बार हो सकता है कि ये मानव के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के माध्यम से होता है। जैसे आपके व्यापार में आग भी लग सकती है, मशीन में, फैक्ट्री में, माल में, बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, आदि प्राकृतिक प्रकोप आ सकते हैं, तो उस संबंध में या चोरी हो सकती है, तो उस संबंध में क्या है कि व्यापार को संपत्तियों का, माल का नुकसान हो सकता है, तो इनको आकस्मिक हानि कहते हैं। आकस्मिक हानि के संबंध में निम्नलिखित एंट्री की जाती है। देखिए क्या क्या एंट्री होती है, माल की आकस्मिक हानि के संबंध में क्या एंट्री होगी। तो इसमें नुकसान हो रहा है तो स्वाभाविक है इसको डेबिट कर देंगे, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर देंगे। या आपका कोई बाढ़ से नुकसान हुआ है तो लॉस बाय फ्लड या अर्थक्वेक या भूकंप से हुआ है तो इसको डेबिट कर देंगे, लॉस बाय फ्लड पब्लिक अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट एंड चोरी से कोई माल का नुकसान हुआ है तो डेबिट कर देंगे, टू परचेज अकाउंट कर देंगे, क्या कर देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फ्लड या अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, जितनी राशि का आपका नुकसान हुआ है। नेक्स्ट बात करें स्थायी संपत्ति की आकस्मिक हानि की दशा में। अगर आपकी वो स्थायी संपत्ति है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, अगर उनमें किसी भी प्रकार से आग से, भूकंप से या बाढ़ से, चोरी से हानि हो जाती है तो उस समय में आप एंट्री कर देंगे लॉस बाय फायर, फ्लड, पब्लिक अर्थक्वेक, पब्लिक थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, यानी स्थायी संपत्ति के संबंध में जो पर्टिकुलर एसेट्स है, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, उसका नाम इसमें आ जाएगा। ऊपर तो बात की माल की, नीचे बात की स्थायी संपत्तियों की। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि माल अथवा संपत्ति का बीमा कराया है तथा बीमा कंपनी से क्षति की राशि का संपूर्ण दावा स्वीकार कर लिया जाता है तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी। मान के चलो आपने आपका कोई माल है या कोई संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, आपने अगर उसका इंश्योरेंस या बीमा करा रखा है तो स्वाभाविक है कि घटना घटित होने पर बीमा कंपनी द्वारा जो मूल्य होता है नुकसान का उसका भुगतान किया जाता है कंपनी को एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर कंपनी द्वारा संपूर्ण राशि का, मान के चलो आपको 1 लाख रुपए का माल का या मशीनरी का नुकसान हुआ है और कंपनी द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण राशि का दावा स्वीकार कर लिया जाता है, यानी कंपनी संपूर्ण राशि देने के लिए बाध्य है या कंपनी उसको स्वीकार कर लेती है, तो कंपनी द्वारा जो राशि स्वीकार करेगी, दावा स्वीकार करेगी, तो उस संबंध में एंट्री होगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, थेफ्ट, जो भी रीजन है वो इसमें एंट्री आ जाएगी। यदि माल तो संपत्ति का बीमा कराया है तो बीमा कंपनी क्षति की राशि का आंशिक दावा स्वीकार करती है,
ठीक है, आपने माल का ऊपर वाले में तो बात हो गई कि आप इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संपूर्ण जितनी भी राशि का नुकसान हुआ है, वो राशि स्वीकार कर ली जाती है, दावा स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन विपरीत स्थिति है इसमें कि कंपनी आपने बीमा करा दिया माल का, संपत्ति का, लेकिन कंपनी द्वारा संपूर्ण राशि का दावा स्वीकार नहीं किया जाता है। मान के चलो आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ और कंपनी द्वारा केवल 50,000 का दावा स्वीकार किया गया है, तो इस संबंध में आपका 50,000 का लॉस हो जाएगा, लॉस को P&L में डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक या थेफ्ट, जो भी रीजन है वो उसमें आ जाएगा। जो अगर आपका फायर से नुकसान हो तो फायर एंट्री हो जाएगी, बाढ़ से हुआ तो फ्लड हो जाएगा, भूकंप से हुआ तो अर्थक्वेक हो जाएगा, चोरी से हुआ तो थेफ्ट हो जाएगा, यानी इसको शेयर कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट में जितनी राशि का दावा स्वीकार किया गया, जैसे 50,000 का किया गया तो 50,000 आ जाएगा। पेंडल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 50,000 का दावा स्वीकार नहीं किया गया है तो 50,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है, 50,000 इसमें आ जाएंगे। और टू लॉस बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, थेफ्ट में आपके 1 लाख रुपए की राशि आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, बीमा कंपनी से भुगतान प्राप्त होने पर जितना भी दावा स्वीकार किया गया, पूर्ण किया गया है, आंशिक किया गया है, जो भी राशि आपको अगर प्राप्त होती है बीमा कंपनी से, उस समय में एंट्री होगी कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यानी अगर नगद आया तो कैश हो जाएगा, चेक से आया तो बैंक हो जाएगा, यानी कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया आकस्मिक हानियों के संबंध में। अब बात करें संदिग्ध दायित्व, यानी संदिग्ध दायित्व किसे कहते हैं, देखिए ऐसा मैं आपको पुनः बताता हूँ, हालांकि इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। यानी ऐसे दायित्व, यानी ऐसे संदिग्ध दायित्व जिनका भविष्य में होना या नहीं होना विशेष परिस्थिति पर निर्भर करता है, यानी समय परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे बनाए गए बिल, अगर आपने कोई बिल बनाया है, उसका पेमेंट आए या नहीं आए। जमानत संबंधी दायित्व, आपने अगर किसी की जमानत दी है कोर्ट में या अन्य किसी भी प्रकरण में आपने कोई जमानत दी है, अब वो जमानत के ऊपर डिपेंड करता है कि फैसला किस पक्ष में जाता है। ठीक है, अंशधारी के दायित्व हैं और विचाराधीन दावे हैं। ठीक है, कंसिडरेशन आपके जो प्रकरण है उनके संबंध में उनको संदिग्ध दायित्व माना जाता है। अब इसमें एक नोट दे रखा है, इसमें एक लेखांकन सिद्धांत होता है फुल प्रकटीकरण, यानी फुल डिस्क्लोजर, यानी प्रकटीकरण की परंपरा के अनुसार इन्हें लेखांकन की प्रकटीकरण की परंपरा के अनुसार चिट्ठी के नीचे फुटनोट, यानी इनको चिट्ठी के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है और इन्हें चिट्ठी के योग में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। आपको विशेष रूप से साथियों ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के चांसेस काफी है। यानी जो कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है उनका कभी भी बैलेंस शीट में योग नहीं किया जाता है, उनको सिर्फ नीचे चिट्ठे में फुट नोट के रूप में दर्शाया जाता है। यानी चिट्ठे जब बैलेंस शीट आप तैयार करते हैं वित्तीय वर्ष के अंत में या निश्चित तिथि को, तो उसके नीचे एक फुट नोट लिखा जाता है कि इतनी इतनी राशि का इस मद में इतना दायित्व है। नेक्स्ट बात करें परस्पर ऋण यानी म्यूचुअल डेब्ट्स। देखिए म्यूचुअल डेब्ट्स क्या होते हैं, मान के चलो आपकी कंपनी किसी वस्तु का विक्रय करती है, ठीक है। अब वस्तु को विक्रय करने हेतु जब आप उधार विक्रय करेंगे तो स्वाभाविक आपके डेटर्स बढ़ेंगे, अगर आप किसी से उधार परचेज करेंगे तो स्वाभाविक आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे या लेनदार बढ़ेंगे। तो कोई भी कंपनी होती है, संस्था होती है, वो अपना माल परचेज करने हेतु किसी संस्था से माल परचेज करती है और हो सकता है उसी संस्था को वो अपना माल बेचें, यानी तैयार माल को बेचें। तो स्वाभाविक है उसने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया, उसी व्यक्ति से एक्स व्यक्ति से 1 लाख का माल परचेज किया और एक्स व्यक्ति को ही 80,000 का माल सेल्स कर दिया। तो इस संबंध में इनको परस्पर ऋण कहा जाता है। कई बार व्यापारी जिस व्यक्ति विशेष या फर्म विशेष को माल बेचता है उसी व्यक्ति या फर्म से माल भी खरीदता है, जैसा कभी बात कर चुके हैं। अतः इस स्थिति में लेनदार ओब्लिक देनदार का संबंध पाया जाता है, यानी एक तरफ से तो एक्स कंपनी देनदार भी हो गई और एक तरफ एक्स कंपनी लेनदार भी हो गई। अब समायोजन यानी शेषों का करने के पश्चात अधिक शेष वाले खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। मान के चलो आपने माल परचेज तो किया है 1.5 लाख का, कितने किया 1.5 लाख का, उसी व्यक्ति से एक्स व्यक्ति से, ठीक है, और आपने उसको सेल्स किया 1 लाख का, यानी आपने परचेज तो कितने का कर लिया 1.5 लाख का और सेल्स कितने किया 1 लाख का। तो आपने परचेज ज्यादा किया है, यानी आपका जो लेनदार है वो लेनदार ज्यादा है, ठीक है। तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी, जो अधिक शेष होता है, यानी जो ज्यादा शेष जिस भी खाते का हो, या देनदार का हो या लेनदार का हो, जो भी स्थिति हो, तो समायोजन करने के पश्चात में अधिक शेष वाले खाते में ट्रांसफर करने पर एंट्री हो जाती है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी पर्सनल जो भी लेनदार आपके लेनदार का नाम आ जाएगा, अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट आ जाएगा, जो अधिक शेष की राशि है उससे। हमने इसमें नोट दे रखा है कि उपरोक्त अनुसार बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में देनदारों की राशि एवं बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में लेनदारों की राशि भी घटा दी जाएगी। अब इसमें आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपने समायोजन कर दिया, ठीक है, परस्पर ऋण में, तो जो संपत्ति पक्ष में जो आपके जितने भी डेटर्स हैं उनमें से उस राशि को माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस शीट में जितने भी आपके दायित्व पक्ष में लेनदार हैं, लेनदारों की राशि भी घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेक्टिफिकेशन एरर की, जैसा कि अशुद्धि सुधार वाला चैप्टर है आपका, मैं सेपरेट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे इस टॉपिक को रेक्टिफिकेशन वाले एरर में देख सकते हैं। इसमें कई प्रकार की एरर होती है, दिक्कत होती है तलपट बनाने से पूर्व, एक तलपट बनाने के पश्चात या अंतिम खाते बनाने से पहले, ठीक है। अब उसमें गलतियाँ होती है, एक ओमिशन की गलती होती है, एक सैद्धांतिक गलती होती है, ठीक है, और एक पक्षीय गलती होती है, द्विपक्षीय गलती होती है। वो गलतियाँ उस वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियो को देखें अशुद्धि सुधार के बारे में। नेक्स्ट बात करें कर की कटौती एंड टैक्स डिडक्शन। देखिए कोई भी कंपनी हो या संस्था हो या व्यापारिक के
संस्था हो, तो उसमें कई कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। अब कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा एक सैलरी दी जाती है, उस सैलरी के अलावा जो सैलरी प्राप्त होती है उनको सैलरी का एक निश्चित जो इनकम टैक्स का रूल होता है, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 वाला है, अगर जो सरकार के नॉर्म्स है, जो स्लैब है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग अगर उसको वेतन मिल रहा है, उसे ज़्यादा मिल रहा है, तो एक तरीके से उसको टैक्स देना होता है। तो टैक्स की राशि नियोक्ता द्वारा काट ली जाती है और उस राशि को काट कर यानी उसका डिडक्शन करके जो राशि आती है, उसको नियोक्ता द्वारा सरकारी राजकोष में यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाना होता है। तो इस संबंध में एंट्री होगी, वेतन का भुगतान आयकर कटौती के पश्चात करेंगे। अगर आपका वेतन आप नियोक्ता द्वारा आयकर काट लिया गया है, उसके पश्चात में अगर उसका भुगतान कर रहे हैं, तो उसमें एंट्री हो जाएगी आपकी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक टू इनकम टैक्स डिडक्टेड अकाउंट। अब इसमें देखते हैं सैलरीज अकाउंट में मान के चलो आपकी कुल सैलरी 50,000 की है, ठीक है, 1 महीने की, जो भी है, साल की है, महीने की है। अब इसमें महीने की मान रहे हैं, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू 50,000 कर देंगे, तो कैश या बैंक यानी 40,000 आप उसको कैश दे रहे हैं और आपका 10,000 रुपये इनकम टैक्स की राशि आ रही है, तो सीआर इनकम टैक्स हो जाएगी क्योंकि लाइबिलिटीज है व्यापारी की, तो इनकम टैक्स डिडक्टेड अकाउंट 10,000 से सीआर हो जाएगा और टू कैश या बैंक 10,000 से सॉरी 40,000 से सीआर हो जाएगा और सैलरीज अकाउंट आगे 50,000 से डेबिट हो जाएगा। अब इसमें यह राशि एक एग्जाम्पल के तौर पर मानी गई है, हालांकि 50,000 पर 10,000 रुपये का टैक्स नहीं बनता, मैंने उदाहरण के तौर पर मानी है। अब इसमें नेक्स्ट बात करें, अपने नियोक्ता ने यानी जो एम्प्लॉयर है उसने टैक्स का डिडक्शन कर लिया यानी कर्मचारी की सैलरी से। अब जो उसका व्यापारी है उसका दायित्व होता है कि जो राशि टैक्स के रूप में काटी गई है उसको निश्चित तिथि पर बैंक के माध्यम से जो सरकारी राजकोष होता है उसमें जमा करवाना होता है, ठीक है। तो राशि राशि विभाग में बैंक के माध्यम से जमा कराने पर एंट्री हो जाएगी, इनकम टैक्स डिडक्टेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितनी राशि आपने काटी है, तो इस एंट्री में 10,000 रुपये की राशि इनकम टैक्स के रूप में काटी है, तो इनकम टैक्स की राशि जब आप सरकारी राजकोष में जमा करवाएंगे तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक सिचुएशन और आती है कि जब तक आप टैक्स को जमा नहीं कराते हैं, आपने टैक्स तो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय से काट लिया गया है उसकी सैलरी से, लेकिन आप उस टैक्स को अभी तक राजकोष में जमा नहीं करवा पा रहे हैं या नहीं करवाए हैं, तो उस संबंध में जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होती है, लायबिलिटी साइड में उसको जो टैक्स की लायबिलिटी है, जो टैक्स की राशि है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप दिखाते रहेंगे जब तक आपने उसका या उसको राजकोष में जमा नहीं करवाया है। इस तरह सेल्स टैक्स या जीएसटी की राशि पर भी लेखा होता है, यानी जैसे इनकम टैक्स की राशि में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर आपकी कोई सेल टैक्स की राशि है, जीएसटी की है, अब जीएसटी लागू हो चुका है, तो जीएसटी की एंट्री सेम इस तरीके से हो जाएगी और जमा नहीं होता है तब तक उसको बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाते रहेंगे। नेक्स्ट बात करें भविष्य निधि में नियोक्ता का अनुदान। देखिए भविष्य निधि में नियोक्ता का अनुदान क्या होता है, मान के चलो आप किसी भी कंपनी में या सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या कोई संस्था हो, उसमें आप काम करते हैं और सैलरी प्राप्त करते हैं, तो उसमें निश्चित होता है कि जो भविष्य निधि होती है, पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें नियोक्ता द्वारा कर्मचारी जब रिटायरमेंट होता है या उसकी मृत्यु होती है, तो उस समय उसको जो पेमेंट एक तरीके से उसके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है, कंपनी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो उस संबंध में एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट सॉरी टू दोबारा एंट्री को देखते हैं, यानी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट टू कैश या बैंक, यानी मान के चलो आपकी सैलरीज के रूम में जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, जो भी घटना होती है, उस समय में आपको मान के चलो आपका प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपया है, कितना है, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया कंपनी द्वारा दिया जा रहा है, अंशदान दे रहे हैं नियोक्ता के रूम में, जैसे एनपीएस देते हैं या जेपीएफ देते हैं। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट को 1 लाख कर देंगे, जितनी भी उसकी सैलरी बन रही है, तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट 10,000 से कर देंगे और उसको कैश या बैंक 90,000 रुपया हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपये की सैलरी पर आपका पीएफ 10,000 काटा जा रहा है नियोक्ता द्वारा और आपको 90,000 रुपये कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी इसमें सैलरीज अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बात करें संपत्ति का निजी उपयोग। मान के चलो व्यापारी द्वारा जो व्यापार में संपत्तियां होती है, जैसे फर्नीचर है, मोटर कार है या अन्य कोई भी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति, ठीक है, स्थायी संपत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्थायी संपत्ति का जो व्यापारी द्वारा निजी प्रयोग हेतु उसको उपयोग कर लिया जाता है, तो उस संबंध में एंट्री हो जाती है ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, ड्राइविंग्स अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एक्सपेंसेज अकाउंट, यानी आपने ड्राइविंग्स किया कितने का, 1 लाख का, ठीक है, उसमें 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आपका कट जाएगा और उसमें खर्चे हुए ना बाजार की राशि इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें अन्य समायोजन की यानी अदर एडजस्टमेंट की, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखिए आप। माल का बिक्री के अतिरिक्त अन्य उपयोग, देखिए जो माल होता है व्यापार में, अब उसका आप अन्य रूप में या अतिरिक्त रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कैसे करते हैं, या तो आप उसको माल को दान में दे देते हैं, व्यापार के माल को, सिर्फ यहाँ पर्सनल माल नहीं, सिर्फ व्यापार के संबंधित जो माल है उसको अगर आप दान में दे देते हैं, मुफ्त नमूने के रूप में उसको वितरण कर देते हैं, स्वामी द्वारा माल का निजी उपयोग कर लिया जाता है, या कर्मचारियों को त्यौहार या उपहार के रूप में माल देते हैं, वेतन या मजदूरी के रूप में आप माल देते हैं, व्यापार में कार्यालय या संचालन व्यय के रूप में आप माल देते हैं, स्थायी संपत्ति बनाने या मरम्मत करने हेतु अगर आप माल का प्रयोग करते हैं, तो उस संबंधी किस प्रकार से एंट्री होगी वो देखते हैं। देखिए
अगर आप माल व्यापार के माल को दान में दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो एंट्री हो जाएगी इसमें चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट का बैलेंस डीआर होता है, तो अगर इसमें आप किसी को दान में दे रहे हैं, परचेज अकाउंट स्वाभाविक है इसका बैलेंस कम होगा तो इसको सीआर कर देंगे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। जितने रुपए का आप माल दान में दे रहे हैं, 10,000 का आप दान में दे रहे हैं, 10,000 रुपए की एंट्री इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, मुक्त नमूने के रूप में वितरण करते हैं। मान के चलो आपका कोई माल है, आप विक्रय वर्धन या विक्रय संवर्धन के लिए मुक्त नमूने के रूप में, फ्री सैंपल के रूप में माल को वितरित कर रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं, तो उसमें एंट्री हो जाएगी आपकी फ्री सैंपल पब्लिक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी फ्री सैंपल की जगह आप विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट भी डेबिट कर सकते हैं। जितनी राशि से आप लोगों में आपने मुफ्त नमूने के रूप में माल का वितरण किया है, वो राशि इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, स्वामी द्वारा माल का निजी उपयोग। जो व्यापारी होता है, अगर व्यापार से कोई निजी उपयोग हेतु माल का निकालता है या प्रयोग करता है, तो उसमें एंट्री हो जाएगी ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जितनी राशि उसके द्वारा प्रयोग में की गई है, यानी माल की राशि या माल प्रयोग में किया गया है, वो राशि इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है, कर्मचारियों को त्योहारों पर उपहार में माल देने पर। मान के चलो दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, जो भी त्योहार है, उसमें कर्मचारियों को एक तरीके से व्यापारी द्वारा गिफ्ट के रूप में माल दे दिया जाता है, यानी सैलरी के अलावा एक अलग से दे दिया जाता है। इसका कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन अगर व्यापारी चाहे तो उनको कर्मचारियों को संस्था के प्रति लगाव या प्रभुत्व बनाए रखने हेतु माल दान उपहार में माल को दे सकता है। फेस्टिवल पर एंट्री हो जाएगी गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगी। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी जितने रुपए का कर्मचारियों को उपहार के रूप में माल दिया गया है। नेक्स्ट है, वेतन है मजदूरी के रूप में माल का भुगतान करना। मान के चलो आपकी सैलरी जो है, मजदूरी है, उनके रूप में व्यापारी द्वारा आपको पैसा देना होता है, लेकिन कई बार व्यापारी के पास में पैसा का अभाव होता है, या जो कर्मचारी होते हैं वो पैसा नहीं मांग के उनके बदले में माल लेना चाहते हैं या वस्तुएं लेना चाहते हैं, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी सैलरीज ऑब्लिक वेजेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, व्यापार में कार्यालय संचालन व्यय के रूप में माल देना। यानी व्यापार में जो कार्यालय के खर्चे होते हैं या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं, उनके संचालन के लिए अगर किसी बाहरी व्यक्ति को पैसा ना देके माल दे दिया जाता है उसके बदले में, यानी उसका कंसिडरेशन प्रतिफल के बदले में माल दे दिया जाता है पैसे के बदले में, तो उस संबंध में एंट्री होगी आपकी ऑफिस ऑब्लिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जितनी राशि का माल दिया है। नेक्स्ट बात करें, स्थायी संपत्ति बनाने या मरम्मत हेतु माल का उपयोग। जैसे मान के चलो आपकी कोई व्यापार में आपका माल है, अब उस माल को आप बेच के या उसका जो आपकी पुरानी संपत्ति है उसको मरम्मत करने हेतु अगर आप पैसों के अलावा किसी संपत्ति को परचेज कर रहे हैं माल के बदले में, तो उस संबंध में ये एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट। क्योंकि संपत्ति का बैलेंस डेबिट होता है, व्यापार में आ रही है तो डेबिट हो जाएगी। तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट है। अगर आपने कोई संपत्ति माल के बदले खरीदी है, स्थायी संपत्ति में एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट। अगर आपने दोनों खरीदी है, मरम्मत भी करवाई है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यानी ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि आपने अगर संपत्ति खरीदी है तो परचेज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट हो जाएगा। अगर आपने रिपेयर्स करवाया है तो रिपेयर्स ऑब्लिक मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट परचेज हो जाएगा। अगर आपने दोनों करवाया है तो मिक्स एंट्री आ जाएगी। अब इसमें एक नोट है, बहुत महत्वपूर्ण नोट है, साथियों ध्यान से देखें। इन्हें व्यापार खाता एवं पेंडल अकाउंट में लेखा किया जाएगा। यानी जो भी ये मदें हैं, तो इनका व्यापार खाता एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनका लेखा किया जाएगा तथा बैलेंस शीट में कोई लेखा नहीं होगा। उपरोक्त कैसे चेतक, यानी जो आपके ये मदें हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहती हूँ कि अगर आप कोई माल दान में दे रहे हैं, मुफ्त नमूने के रूप में बांट रहे हैं, स्वामी द्वारा माल का निजी प्रयोग किया जा रहा है, कर्मचारियों को त्योहारों पर उपहार के रूप में माल दे रहे हैं, वेतन एवं मजदूरी के रूप में माल का आप दान कर रहे हैं, तो व्यापार में कार्यालय में संचालन व्यय के रूप में अगर माल का दान कर रहे हैं, माल दे रहे हैं, तो उस संबंध में जो आपके 5 प्रकार के मदें हैं, कैसे चेतक, तो उस संबंध में इनकी सिर्फ पी&ल और जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें ही लेखा किया जाएगा, लेकिन जो बैलेंस शीट में इनका लेखा किस प्रकार से नहीं किया जाएगा, विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो अवास्तविक खातों का लेखा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और पी&ल अकाउंट में किया जाता है, और बैलेंस शीट में सिर्फ जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, यानी व्यक्तिगत खाते और संपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित जो खाते होते हैं उनका ही लेखा बैलेंस शीट में किया जाता है। तो एक तरीके से ये आपके जो 5 प्रकार के हैं ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट को सिर्फ पी&ल और ट्रेडिंग अकाउंट में इनका लेखा किया जाएगा, बैलेंस शीट में इनका लेखा किस प्रकार से नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु अगर आप व्यापार में कोई रिपेयर करवा रहे हैं या कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो उस समय एंट्री हो जाएगी आपकी पी&ल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स अकाउंट। यानी क्योंकि ये एक तरह से खर्चा है मरम्मत का और नवीनीकरण का, तो पी&ल के डेबिट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पी&ल के डेबिट में चला जाएगा। अब इसमें नोट दे रखा है, जमा शेष को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे। जो इसका अगर कोई जमा शेष है यानी सीआर शेष है, तो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में इसको दर्शाया जाएगा। यानी आपने प्रोविजन बनाया है 10 लाख का, ठीक है, आपने 9 लाख रुपए मरम्मत एवं नवीनीकरण पर खर्च कर दिया, ठीक है, अब आपका 1 लाख रुपए शेष रह गया। तो जो शेष रह गया आपका, उस क्योंकि वो एक तरह से प्रोविजन आप
आपका आपने बनाया है वो एक तरीके से लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज के रूप में उसको बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें विपत्र का अनादरण यानी डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, यानी आपका कोई विपत्र है, चेक है या हुंडी है, बिल है, अगर वो अनादरण हो जाता है, उसका डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी जितनी राशि का आपका विपत्र का अनादरण हुआ है, डिसऑनर हुआ है, वो राशि इसमें आ जाएगी, यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मान के चलो किसी व्यक्ति से आपको 20,000 रुपये लेने हैं, अब उसने चेक दिया, चेक दे दिया, ठीक है, आपने अब वो चेक के एंट्री क्या होती है, केस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, लेकिन इसका अनादरण हो गया तो इसको विपरीत कर देंगे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी बीआर का है, चेक का है, जो भी हुंडी का है, जो भी है, वो बिल्स रिसीवेबल या चेक जो भी स्थिति है उसमें आ जाएगी, यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जितनी भी राशि है यहाँ पे उदाहरण के रूप में 50,000 माने 50,000 रुपया आ जाएगी। तो ठीक है, आपका ये समायोजन वाला जो 22 प्रकार के मतें हैं उनको डिटेल से पढ़ चुके हैं, है नी, डिटेल से उनको पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई क्वेरीज हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अब ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, हार्ड है, तो इसको फिर नेक्स्ट इसको जो समायोजन वाला आपका चैप्टर है इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, एबीसी में। तो इनको अब जो समायोजित तलपट है और इनमें आगे क्या क्या प्रक्रिया होती है, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, किस प्रकार से इनके कार्य किए जाते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है, किस प्रकार से मदों का समायोजन करते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।